Hello everyone. This is Arjun Singh from this side, and today we are going to discuss a most important topic from 12th and JEE perspective, which is quadratic equations. We give a comprehensive overview of what's the quadratic equations and how we can solve the quadratic equations with different kind of methods like splitting the middle term method and discriminant rule. So what's the standard form of quadratic equations? We look in this lecture. So we start for some basic overview. तो बेसिक क्या है इसका हम उससे स्टार्ट करते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे अपने प्रीवियस 9th और 12th में जब हम थे इस तरीके के x5 प्लस x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. कोई कह सकता था कि सर हमने क्यूबिक फंक्शंस भी पढ़े थे जिसमें हम ऐसे लिखे रहते थे फंक्शंस जिसमें बेसिकली पोलिनोमियल होते थे जिनमें हमें उनकी डिग्री कैलकुलेट करनी होती थी इस टाइप के. ठीक है. कोई बोल सकता है कि सर हमने ऐसे फंक्शंस भी इधर पढ़े थे जिसमें पावर 2 थी x+1 टाइप के. तो सभी के सभी जो फंक्शंस हैं एफ एक्स जी एक्स एक्स एच इनको पोलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं जिसमें जो x है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और आप जो देख रहे हो ये 3 2 और 2, तो ये होते हैं कोफिशिएंट्स. इनको कहते हैं उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स. और ये 1 लास्ट में कांस्टेंट टर्म है. तो बेसिकली पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते थे? एक ऐसा एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन विच इज एल्जेब्रिक. ठीक है. एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता था. एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ कोफिशिएंट्स हैं और कुछ कांस्टेंट टर्म, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. तो तो जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे ये पोलिनोमियल है इसमें हमने हाईएस्ट टर्म निकाली थी. तो जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट पोलिनोमियल, उसको हम कहते हैं डिग्री. ठीक है. तो वो उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है. तो जैसे आप बोल सकते हो कि इस फंक्शन एफ एक्स में अगर मैं एफ एक्स की डिग्री की बात करूं तो वो क्या होगी. तो इस पोलिनोमियल की वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर देखनी होती है. तो यहाँ पे जैसे x है, x की पावर क्या है 5, इधर x की पावर क्या है 4, इधर x की पावर क्या है 2, ये x की पावर 1. तो इस पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है 5. तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या जाती है 5. ऐसे ही कोई कह सकता है कि भाई gx के लिए आप बताओ. तो कह सकता है कि सर gx के लिए तो x की सबसे हाईएस्ट पावर इसमें 3 दिख रही है. तो ऐसे ही ये 3 इसकी डिग्री हो जाएगी. ऐसे ही एच एक्स में, तो एच एक्स में जो डिग्री है, तो वेरिएबल जो एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स है इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 या 2 में से 2 है. ठीक है. तो 2 इस एच एक्स की डिग्री हो जाएगी. तो हम इस चैप्टर में ऐसे ही एक फंक्शंस एफ एक्स का डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो 2 डिग्री की होने वाली है. ठीक है. तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं, जैसे इधर ये एच एक्स था, तो ऐसे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी. यानी कि कोई ऐसा फंक्शन एफ एक्स जो इस तरीके का होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1. तो इस तरीके के फंक्शंस को हम कह देंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन. ठीक है. और इसी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई है जिसमें फंक्शंस में हम ऐसे एक्स ढूंढते हैं जो जीरो हो जाते हैं. तो पूरा डिस्कशन हमारा इस तरीके के फंक्शंस पे रहेगा. ठीक है. तो जैसा कि आपको नाम देख के पता लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड वर्ड होता है उसका जो ग्रीक में जो मीनिंग होता है वो होता है एक फोर. ठीक है. इसको फोर बोलते हैं. बट मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव में देखें तो क्वाड्रेटिक का जो मतलब होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर. तो नाम से पता लग रहा है कि हम एक ऐसी इक्वेशंस पे डिस्कस करने वाले हैं जो स्क्वायर जैसी हो. तो वही हमने इधर बोला कि ऐसे वेरिएबल x
जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, हम उस पर डिस्कस करेंगे, जिनको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने जानी कि हमने जो पोलिनोमियल्स पढ़े थे वो क्या होते हैं, और उनका उनमें जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की उसको डिग्री बोलते हैं। तो हम ऐसे फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे जिनकी डिग्री 2 है। तो अब उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो इन क्वाड्रेटिक फंक्शन से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम स्टडी करते हैं। तो अब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये क्या होती है। सो जैसे कि आपको ये देख के ही पता लग रहा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज अ पोलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री। अभी हमने पढ़ा कि पोलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री को हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस जो कि सेकंड डिग्री की एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। दिस मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशंस इज 2। जैसा कि हमने पीछे बोला कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस क्या होगा कि जो फंक्शंस एफ एक्स है उसको हम जीरो कर देंगे। ठीक है, जब एफ एक्स को जीरो कर देंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस बन जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि ये है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। जहाँ पे जो ए होता है, ये ए बी सी, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स होते हैं जहाँ पे ए बी सी कोई रियल नंबर से लाई करते हैं। आप इनको जो मर्जी ले सकते हो। कोई कह सकता है कि सर मैं ए को 2 लूंगा, बी को 3 और सी को 4, तो आप ले सकते हो। बट एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जो एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है ए, वो कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो अभी जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म को शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके दिखाता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन की कंपेयर करोगे, मैं इधर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, तो इस इक्वेशंस के लिए एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो इधर कुछ नहीं है, तो 1 तो है ही एटलीस्ट। तो ए की वैल्यू क्या है? 1। आप बी देख रहे हो तो 5 लिखा है। एंड सी एक कांस्टेंट टर्म है जो 6 है। और पूरी की पूरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन करी गई है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 स्क्वायर टू 0। ये इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है, जहाँ ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू -6 और एक्स स्क्वायर एक्स की फॉर्म में है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही हम एक दूसरी इक्वेशन आपको लेके दिखाते हैं, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 15x इक्वल टू 6। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो जब भी कोई ऐसी इक्वेशंस दी होती है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करते हो। तो इधर x माइनस के 2 को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4। और इधर ये है हमारे पास 15x इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, और इधर 15x और 4x को क्या करेंगे जब घटाएंगे तो ये बचेगा प्लस के 11x। और ये 4 जब 6 इधर आएगा तो ये -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? क्योंकि हमारा तो पॉजिटिव डिफाइन कर रखा है, तो हम ऐसे ही इसको 11x प्लस इसको मैं -2 इक्वल टू 0 लिख दूँ। तो अब देखो, कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर, ये 1 कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 11x प्लस सी -2 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कुछ और इक्वेशंस को देखते हैं जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके, सो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इक्वेशन आपको मैं देता हूँ, आप वेरीफाई करके बताइएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। एक्स स्क्वायर
प्लस 3x² प्लस √x minus 30 is equal to 0. Is it quadratic? तो वही सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है या नहीं। ठीक है, इसको मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिख देता हूँ। अंडर रूट इस एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, और -13 को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए -13 ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में करके इसको टू 0। तो जब आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप पाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, कहाँ से आती है, पोलिनोमियल फंक्शन से आती है। और पोलिनोमियल फंक्शंस में हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, और वेरिएबल की जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए। मतलब जो डिग्री है ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये कंडीशन होती है। बट यहाँ जब आप कंपेयर करके बताओगे तो x² तो ठीक है, बट bx जब आप कर रहे हो तो x की पावर इधर एक इंटीजर है 1, बट जो गिवन इक्वेशन है उसमें x अंडर रूट में है। इसका मतलब है कि x की पावर क्या है, x की पावर 1/2, और 1/2 तो इंटीजर नहीं है, यानी कि जो डिग्री है x की वो एक इंटीजर नहीं है। जब x की डिग्री इंटीजर नहीं है तो जो गिवन इक्वेशन है 3x² प्लस √x माइनस 30 = 0, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आप नजर डाल लेना कि x की जो डिग्री है वो क्या डिफाइन है या नहीं है। अगर x की डिग्री पॉजिटिव इंटीजर नहीं बन रही है, जैसे यहाँ पे 1/2 बनी इस फंक्शन में, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ओके, हमने कुछ बेसिक एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म के करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब हम एक बात जरा ये करते हैं वेरीफाई कि हम बोले कि सर a 0 नहीं हो सकता इस एक्सप्रेशन में जो लिखा है। तो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो कोई कहने लग जाता है बच्चा कि ठीक है सर, एक 0 लेके दिखाओ क्या होगा। तो अगर a 0 हो गया तो प्रॉब्लम क्या आएगी, इस इक्वेशन में जब आप a की वैल्यू 0 रखोगे, शायद किस आपको पता भी लग गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ इधर, c = 0, तो ये जो पूरी x² की टर्म है वो 0 हो जाएगी। और जब ये 0 होगी, इधर बचेगा bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप देखो bx प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन में x की हाईएस्ट टर्म क्या है, 1 है ना। तो ये नॉट मोर क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रही। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए है तो ये नेसेसरी है कि जो x की पावर है वो आपकी ये होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा आप ध्यान रखोगे, जहाँ पे ए बी सी एक रियल नंबर है और जो x² का लीडिंग कोफिशिएंट है, ये लीडिंग कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, अदरवाइज जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये बन जाएगी फिर लीनियर फॉर्म में। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर फॉर्म। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और वो उसका ओरिजिन कहाँ से है, बेसिकली वो क्वाड्रेटिक फंक्शन से आती है। अब हम पढ़ेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, जिसको हम फैक्टराइज मेथड भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग मेथड। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेट रूल। तो डिस्क्रिमिनेट मेथड के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। बेसिकली सोल्व क्यों करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, उसके रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है,
रूट माने सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कंपेयर करेंगे तो हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी सी की इधर। तो ए बी सी की मुझे वैल्यू बताइएगा क्या है। इस इक्वेशंस में कंपेयर करके ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू बताइए क्या है 9, और सी की वैल्यू क्या है इधर 14। तो जो इक्वेशन है, स्टेप ये कहता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, कि सबसे पहले आप जो आपका ए सी है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इस ए को और इस सी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ 14 आएगा। ठीक है, तो जब आपने मल्टीप्लाई करा तो आप अब 14 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे दो फैक्टर अल्फा बीटा आपको करने हैं इस 14 के, कि जब 14 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि जब इनको आप मल्टीप्लाई करो तो 14 आ जाए, और इन दो फैक्टर को आप ऐड करो तो ये 9 बन जाए। ठीक है, तो आप पहले फैक्टर करके देखते हैं 14 के। जैसे 2 7 जा होता है 14 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो बेसिकली जो 14 है उसके दो फैक्टर हमारे पास है 2 × 7। ठीक है, तो 14 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए थे अल्फा बीटा। ठीक है, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इधर 14 बन जाए, और जिनको अगर हम ऐड करें तो ये 9 बन जाए। ठीक है, अभी देखते हैं। जो हमने कहा कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हमारा क्या बनना चाहिए 14। तो देखते हैं 14 बन रहा है या नहीं। ठीक है, 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 बन रहा है। ठीक है, अब दो इन फैक्टर्स को जो भी आए हैं अगर हम उन्हें ऐड करें तो हमारा बनना चाहिए 9। तो क्या देखो 2 और 7 को ऐड करने से क्या 9 बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। तो यानी कि हम इसको 2 × 7 में फैक्टराइज कर सकते हैं इस इक्वेशन में 14 और 9 को। ठीक है, तो हम अब फैक्टराइज करते हैं। समझ आई ये बात? इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे हम। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हमें अल्फा प्लस बीटा में करना है, यानी कि सम 9 आना चाहिए। तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ 2 × 2 + 7x, और 14 को दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करके 14, यानी कि 2 7 0। अब क्या करते हैं, x को हम सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन के साथ। तो 2x, x को जब 7 के साथ ऑपरेट करेंगे ये हो जाएगा 7x प्लस 2 × 7 = 0। अब क्या करेंगे कि जो सबसे पास वाली दो टर्म होंगी उनको हम कॉमन लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे पहले वाली में हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन है इधर दोनों में, तो x को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक x इधर, और इधर तो x कॉमन ले लिया तो ये 2, ये प्लस। अब यहाँ 7x है, यहाँ 2 × 7 है, तो 7 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा x, प्लस इधर क्या बचेगा 2 = 0। अब देखो, अगर आपने फैक्टर सही करे हैं, जो मिडिल टर्म्स हैं उनको स्प्लिट अच्छे से करा है दो फैक्टर अल्फा बीटा में, तो ये जो कोई टर्म लास्ट में कॉमन बन रही होगी x + 2 दोनों में, तो यानी कि आपने सही करा है। जैसे x + 2 को हम बाहर ले लेते हैं, x + 2 को बाहर लिया तो ये बचा x + 7। ठीक है, = 0। अब देखो, इन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो कब होता है? ठीक है, कब होता है जीरो? या तो उसमें से x + 2 जीरो रहा हो, या फिर हो सकता है कि x + 7 जीरो रहा हो। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो अगर x + 2 जीरो है, अगर x + 2 जीरो है तो x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, अगर x + 7 जीरो है तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -7। ठीक है, तो इस इक्वेशन x² + 9x + 14 = 0 के हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, जो कि x = 2, x = 7। तो इन सॉल्यूशंस को ही हम कहते हैं रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ इक्वेशन क्या है, या रूट भी कह देते हैं या फिर सॉल्यूशन भी हम कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट
मीन्स एक्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमने स्प्लिटिंग मेथड या मिडिल टर्म मेथड का यूज करा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, इस इक्वेशन को हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करा। ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ से हमने जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, उनको कंपेयर करके लिखा, जो कि इसमें एक का की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9 एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे 14। फिर हमने क्या करा, हमारे नेक्स्ट मेथड में ए और सी का प्रोडक्ट करा। प्रोडक्ट करने पे हमारा 14 आया, ठीक है। अब हमने कहा कि हमें इस 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं दो अल्फा बीटा, जिनका जिनको अगर हम प्रोडक्ट करें, अल्फा बीटा करें तो ये 14 बन जाए, और जिनको अल्फा बीटा को हम ऐड करें ये 9 बन जाए, ठीक है, मिडिल टर्म बन जाए। ऐसे जो फैक्टर हैं वो 2 और 7 थे, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनेगा, जिनको हम ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो वही है, हमने 9 को 2 + 7 में स्प्लिट कर लिया, और 14 को हमने 2 × 7 में स्प्लिट कर लिया। अब आगे हमने x को ऑपरेट करा 2x और 7x के साथ, और फिर हमने x² और 2x में से x को कॉमन लिया, यहाँ पे कॉमन टर्म x+2 बनी। ऐसे ही हमने 7x और 2 × 7 से 7 को कॉमन लिया, अंदर x और 2 बचा। फिर हमने बोला कॉमन लेके कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या तो x+2 = 0 हो, या फिर ये वाला नंबर जीरो हो। अगर ये जीरो होगा तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली जो कि -2, और इधर x की वैल्यू -7। तो जो ये वैल्यू हमारे पास x की आई है, इन्हें ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोला, ठीक है, यही सॉल्यूशन की। तो इसी मेथड से हम एक दूसरा एग्जांपल सोल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास ये x², मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, x² -13x + 81 = 0, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करोगे ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू इधर क्या है, क्योंकि कोफिशिएंट्स 1 है। b की वैल्यू आप फाइंड करोगे जो कि -30 है, और c की वैल्यू क्या है 80। तो मेथड वही लगेगा कि आपको सबसे पहले ए सी का प्रोडक्ट करना है, जो भी आपका आएगा 1 × 81, इधर है 81। तब क्या करोगे आप, इस 81 के ऐसे दो फैक्टर अल्फा बीटा आप करोगे, ठीक है, कि जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो 81 बनना चाहिए, और जब अल्फा बीटा को आप ऐड करोगे तो आपको 30 बनना चाहिए माइनस के, ठीक है। आप अभी 30 सोचो। तो 81 को चलो फैक्टराइज करके देखते हैं, ठीक है। तो 3 27 3 × 81 एंड 9 3 × 27, 3 3 × 9 एंड 3 1 × 3। तो 81 के हमारे पास फैक्टर आए 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अभी ये फैक्टर आए, तो हमें तो अल्फा बीटा चाहिए ना दो, तो इनको हम टू फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं इनको एक को 3 रहने देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 27। तो 81 के दो फैक्टर 3 × 27 है। तो हम ये चेक करके देखते हैं कि जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, क्या 81 बन रहा है क्या। तो 3 का जब 27 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 81 बन रहा है, ठीक है। अब 3 को अगर 27 के साथ अगर ऐड करें तो क्या बन रहा है, 3 को 27 के साथ ऐड करो, ये बन रहा है 30, यानी कि इधर भी 30 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फैक्टर है वो सही है एकदम, ठीक है। तो अब हम अपनी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो x² माइनस, अभी माइनस बाहर ही रहने दो, इस 30 को देखो, हमारा जो फैक्टर 3 × 20, 3 और 27 है, जब हमने ऐड करा तो 30 बना। तो हम इनको लिख सकते हैं 27x के फॉर्म में, प्लस 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 27 3 × 81 = 0, ठीक है। अब x को ऑपरेट करते हैं जैसे पहली इक्वेशन में करा था, 3x एंड ये बन जाएगा 27x + 3 × 27 = 0। अब माइनस को अंदर ऑपरेट कर लेते हैं, सबसे इजी रहेगा। ये 27x + 3 × 27 = 0। अब इसमें जो सबसे पास वाली टर्म है उनमें कुछ कॉमन लेने का हमेशा ट्राई करना है आपको, ठीक है। तो इधर 3x है, इधर x है, तो एक x अगर आप कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा x, और इधर क्या बचेगा -3।
ऐसे ही माइनस ये 27 इधर भी है इधर भी है, तो आप 27 जब कॉमन लोगे तो इधर बचेगा x, और इधर क्या बचेगा, +3 इक्वल टू 0। 27 माइनस जब कॉमन लोगे पूरी टर्म से तो इधर माइनस आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स में ये कॉमन है दोनों फैक्टर, तो इसका मतलब है जो आपने ऊपर स्प्लिटिंग करी है 13 और 81 की, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, वो सही है। तो आप x माइनस के 3 को कॉमन लोगे, इधर बचेगा x माइनस के 27 इक्वल टू 0। तो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जैसा हमने बताया, या तो ऐसा हो कि आपका x माइनस के 3 इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो x माइनस के 27 आपका 0 हो जाए। तो जब x माइनस के 3 आपका 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी इधर से 3, ठीक है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आएगी 27, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और 27 को हमने बोल दिया कि ये रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड इक्वेशन, ठीक है, ये रूट्स हैं। या फिर हमने बोला कि सॉल्यूशन, और इन सॉल्यूशंस को हमने फाइंड करा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, ठीक है। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो सबसे थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है वो माइनस फॉर्म में है, ठीक है। तो हम एक बार जनरल इसकी कंपैरिजन करके आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। उसके रूट्स फाइंड करने हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो अभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस -21x प्लस -100 इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम ऐसा लिखेंगे तो इधर हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए क्या है इक्वेशन का, कोफिशिएंट तो एक्स का 1 है। इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -21, और सी की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, जैसा आप देख पा रहे हैं -100। तो वो पुराना मेथड, ए और पहले सी का प्रोडक्ट करो। देखो आप में, आपको ए और सी के साइंस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर पहले जो दो क्वेश्चन हमने करे उनमें हमारा जो इक्वेशन थी उसमें पॉजिटिव साइन था, बट इधर माइनस साइन है, -100। तो वैल्यू आई हमारे पास -100। अब क्या करना है, अभी माइनस साइन ले रहे हैं तो आप 100 के ऐसे फैक्टर करो अल्फा बीटा, जिनको अगर हम प्रोडक्ट करें तो -100 बने, और अगर अल्फा बीटा को ऐड करें तो आपका -21 x बने, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो दिस इज 2, 50 2 जा 100, एंड दिस इज 25 2 जा, दिस इज 5 5 जा, एंड 5 1 जा 5। सो 100 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। मुझे तो अल्फा बीटा दो चाहिए ना, तो इन पेयर को मैं ऐसे लिख दूँ 4 × 25, ठीक है। क्योंकि माइनस ए सी था तो अभी हमें माइनस करना पड़ेगा ना, तो -100 के जो फैक्टर है 4 × 5। अच्छा जी, अगर -100 है तो इनमें से एक जरूर कोई माइनस रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 4 × -25 ले लेते हैं। भाई 100 -100 कब आएगा, जब इन 4 और 25 में से कोई एक माइनस रहा हो। तो हमने मान लिया कि 25 माइनस है, 4 भी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि अल्फा बीटा इस 4 और 25 का प्रोडक्ट करके, अल्फा इंटू बीटा में 4 और 25 का प्रोडक्ट करके क्या -100 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। और क्या जब हम इस 4 और 25 को आपस में जोड़ेंगे, अल्फा बीटा करेंगे 4 और 25 को, तो क्या मेरा -21 बन रहा है, देखें -21 बन रहा है, जी हाँ। तो इसका मतलब मेरा फैक्टर बिल्कुल सही है। तो आपको वही फैक्टर लेना पड़ेगा इधर अल्फा बीटा, जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो -21 को हम स्प्लिट कर लेते हैं अब जा,
इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस -21 को कैसे वेक्टर कर सकते हैं, 4 × -25 में, तभी तो ये बनेगा -21। तो इसको कर सकते हैं 4 + -25 एक्स प्लस -100 को हम लिख सकते हैं 4 × -25, इस तरीके से वेक्टर करके इसका टू 0, ये -100 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर ऑपरेट करते हैं, एक्स को 4 के साथ करते हैं सबसे पहले, तो 4x बन जाएगा। अच्छा, जब x को हम 25 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये -25x बनेगा। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, तो ये बन जाएगा 25x। जब इसको आप माइनस करोगे आप देख लेना कि -21 बन रहा है कि नहीं, तो ये बन रहा है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 इसको सेम रहने देते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा करा है, इसका टू 0। तो अभी आप क्या करोगे, जो आपके पास वाले टर्म है उनमें से x को कॉमन लोगे, जैसे हम लेते आए हैं। जब लेंगे तो इधर क्या बचेगा, x + 4, और ये -25 है, इधर -25 है, इस -25 को ही कॉमन ले लेते हैं। जब -25 को कॉमन लेंगे इधर से, तो ये अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 4। तो इसीलिए मैंने ये सेम लिख के रखा, -25। तो अब x + 4 कॉमन है, इनको दोनों को कॉमन ले लो। अब अंदर क्या बचा, x - 25 इक्वल टू 0। अब किन्हीं भी दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जैसे मैंने बताया, या तो उसमें से x + 4 को 0 होना पड़ेगा, या फिर x - 25 0 होगा। ठीक है, तो x अगर 4 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4। अगर x -25 इधर से आ जाएगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस ऑफ कौन सी इक्वेशन है ये, x² -21 -100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशंस में केवल कंफ्यूजन ये था कि हमारी जो साइन थे वो माइनस थे, और जब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसकी कंपेयर करी तो इसमें जो ए और सी थे उनका प्रोडक्ट आया -100। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हमने माइनस को, साइन को भूल के इस 100 के ऐसे दो फैक्टर देखे अल्फा बीटा, यदि जिनका हम प्रोडक्ट करें, अल्फा बीटा करें, तो हमारा -100 आना चाहिए, और जिनको हम सम करें तो हमारा -21 आना चाहिए। तो -100 के दो फैक्टर हमको मिले, 4 × -25। फिर हमने ऐसे ही प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसे इसको 21 को स्प्लिट करा 4 × 25 में, और 100 को इसमें, तो आगे हमारा सोल्यूशन आ गया। तो अब ये एक मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं दूसरे मेथड पे, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट रूल। तो इस मेथड का यूज हम बेसिकली तब करते हैं जब इक्वेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, सपोज दैट कोई इक्वेशंस हमारे पास है 1000x² - 5√3x + 1 = 0। तो टेक्निकली आप इस मेथड को स्प्लिटिंग से सोल्व कर सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए सपोज दैट कोई इक्वेशन दे दी x² -1000√3x + 500 5000 = 0, कैसे सोल्व करोगे। तो इस टाइप की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम एक रूल पढ़ेंगे। ठीक है, उस रूल की हेल्प से हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेट रूल बेसिकली होता क्या है और ये कहाँ से आया। तो मैं डिस्क्रिमिनेट रूल को आपको डेराइव करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म होती है, जहाँ हमने बोला था कि सर जो x² का जो लीडिंग कोफिशिएंट a है वो कभी 0 नहीं हो सकता, और जो a b c है उनकी वैल्यू रियल होनी चाहिए, वो रियल कोफिशिएंट होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस a को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा b/a। जब a को डिवाइड करेंगे x, इस a को डिवाइड करेंगे c से, तो ये हो जाएगा c/a इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आपने अपने 9th 10th में ये पढ़ा होगा, जब हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो हम
बेसिकली बी बाई ए को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर इसका स्क्वायर होता है बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो इस टर्म जो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है, इसको मैं इस इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग कर दूंगा मैं बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को बोथ साइड। ठीक है, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं अभी। जब हमने इसको ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस मैंने कर दिया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और यही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इधर करूंगा तो ये तो जीरो ही बन जाएगा ना, इसको बी स्क्वायर, ये तो जीरो टर्म बन जाएगी, इसको जीरो ही रहने देते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अ, हम मैं इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लूंगा दोबारा करके। ठीक है, तो बी बाई ए को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसी कोफिशिएंट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी सेम यही रहेगा। ठीक है, और ये बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ अभी के लिए बी बाई 2a का होल स्क्वायर। क्या आपको याद आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? और ये जो टर्म है वो मैं सेम लिखता हूँ, सी बाई ए इजकल टू जीरो। अब देखो, ये जो मैंने ब्रैकेट में टर्म करी है, बी बाई ए को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके लिख दिया, और बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को मैंने बी बाई 2a का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो ध्यान से, कुछ याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो फॉर्मूला है वो हम इधर खोल देंगे। ठीक है, तो यह क्या होता है, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और प्लस सी बाई ए। अब इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जनरली मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, इन दोनों टर्म को। इससे पहले मैं इसमें करूँगा एक्स प्लस बी बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, अगर मैं इस टर्म ए में 4a से मल्टीप्लाई कर दूं और 4a से ही डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ेगा सी बाई ए पे? नहीं पड़ेगा ना, तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। तो मैंने जब ये करा तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का जो डिनोमीटर्स हैं वो कॉमन आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस के 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म में मैं इसको एक्स स्क्वायर को खोलता हूँ। ठीक है, मैं इसको बेसिकली इधर कर लेता हूँ। जब मैं इसको स्क्वायर को खोलूंगा तो बी प्लस 2a का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac बाई 2a। ठीक है, ये प्लस माइनस में आएगा। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप लोग समझ पाए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है अभी फिलहाल के लिए। एक बार दोबारा भी आप समझ लोगे तो अच्छा रह जाएगा, क्योंकि प्रूफ्स आपको आने चाहिए कि डिस्क्रिमिनेट रूल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो उस सब में ये जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे हमने क्या करा था, इस इक्वेशंस में सबसे पहले ए को डिवाइड करा, फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को, ताकि हम ये ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर टर्म बना पाए। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई ज़्यादा हमारे पास टर्म में चेंजेस नहीं हुए, तो हमने फिर बी बाई ए को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ऐसे लिख लिया,
इस टर्म को बनाने के लिए, और ये फिर सिंपल फंक्शन। तो अभी हमने पढ़ा एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर, इसको सेम ही रहने देते हैं, माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। अच्छा, अभी हम ये काम कर लेते हैं, इस टर्म में ए में फोर ए से डिवाइड कर लेते हैं और फोर ए से ही हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर ए में जो मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, और इधर सी, ठीक है, ताकि ये टर्म सेम बन जाए। अब हम इसको इधर करते हैं, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके है, जब मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, तो बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, फोर ए स्क्वायर। और जब फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर जाएगा तो ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिनोमीटर सेम है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ ये फोर ए स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा स्क्वायर है मैं ये इधर रूट ले लेता हूँ, एक्स प्लस बी बाई टू ए, ये बन जाएगा। अच्छा, जब मैं रूट लूंगा तो प्लस माइनस में दो वैल्यू दे सकता है ना, और ये फोर ए स्क्वायर एक इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ठीक है। तो अभी हमारे पास वो सुंदर फॉर्मूला आने वाला है जिससे हम आगे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो x को हम फाइंड करने के लिए ये वैल्यू को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेट रूल, ठीक है। ये टू ए कॉमन है तो मैं इधर से कॉमन भी ले सकता हूँ, तो मैं इस फॉर्मूले को और तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला अभी है हमारे पास, तो मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। जैसे अभी हमने आया एक्स इजकल टू माइनस बी बाई टू ए, एक्स इजकल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी बाई टू ए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि टू ए तो कॉमन है दोनों में, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो इसी फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जा सकता है, और प्लस माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है दो सॉल्यूशन एक्स के, एक्स इजकल टू अल्फा और एक्स इजकल टू बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार आप प्लस के साथ इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, एक बार माइनस के साथ, जो हम आगे देखेंगे। तो ये जो है, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो एक्स की वैल्यू है यही बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट रूल। अभी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो जब सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख लेते हैं एक्स जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्लस माइनस टू एक्स प्लस माइनस वन इजकल टू जीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का फायदा क्या होगा, यहाँ से ए की वैल्यू आप कंपेयर करोगे, फिर बी की वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू क्या है माइनस टू, और सी की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स की माइनस वन। तो अब ए बी सी की वैल्यू को आप पुट कर दोगे इस फॉर्मूले पे, ठीक है। तो फॉर्मूले पे जब पुट करोगे तो आपको एक्स की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो माइनस बी, एक बार मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ठीक है। फॉर्मूला जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा है, आपके फॉर्मूला याद होगा। तो x को हम माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, माइनस बी है, बट बी तो ऑलरेडी हमारा माइनस है,
तो -(-2) ऐसा हो जाएगा ना। तो इसको मैं +2 लिख दूँ, इसको +2 लिख दूँ, तो ये +2 प्लस माइनस √(b²) मीन्स -2 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है इधर 1, सी की वैल्यू क्या है -1 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। तो जैसे ही आपने फॉर्मूले में इसको रखा, अब देखते हैं एक्स की वैल्यूज क्या आती है। एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट, सोल्व करो, -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, ये हो जाएगा -4। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये 4, ठीक है भाई। 2 इंटू वन क्या होता है 2, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे फर्दर, तो ये आएगा प्लस माइनस √448/2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आया 2 प्लस माइनस √8/2। अब जो √8 है उसको हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 2√2 होता है √8, तो इसमें रख दो। तो ये 2√2 आपने रखा बाई 2, तो एक्स की क्या वैल्यू आई 1 प्लस माइनस, इसको 2 को जब डिवाइड करोगे कॉमन लेके, जब 2 को कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस √2। तो x इक्वल टू आया हमारे पास 1 प्लस माइनस √2, ठीक है। तो जो x की ये वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट कर रही है x की दो डिफरेंट वैल्यूज को, ठीक है। एक बार आप x की वैल्यू होगी 1 प्लस √2, और एक बार x की आप वैल्यू लोगे माइनस में, तो ये ही होता है सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। तो यही है हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो x² -2x-1 = 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके हमने सॉल्यूशन x = 1 प्लस √2 और x की वैल्यू 1 माइनस √2 कैलकुलेट करी विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल मेथड है, जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में हमने करा था। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि इस फॉर्मूले का ओरिजिन कहाँ से है। मैंने आपको ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करके दिखाया, इसको प्रूव किया। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैं तो बोल ही रहा था, देखो अब 4√3 एंड 2√3, तो ऐसी जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं, बट अगर हम डिस्क्रिमिनेंट रूल से उसको सोल्व करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी रह जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से। या आप हमेशा करना, चाहे तो मन में करना, या फिर आप अपनी कॉपी पेन इस पे लिख लेना कॉपी पे, तो अच्छा रहेगा। तो ए की वैल्यू निकालो, इधर से क्या है 4√3, बी की वैल्यू क्या आई 5, और सी की वैल्यू क्या आई ये -2√3, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाओ इस पे। तो जो x की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट में, वो क्या होती है -b, -b मीन्स -5, प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है b², b क्या है इधर 5, तो इधर क्या है 5 का स्क्वायर। फिर क्या होता है -4, इधर क्या होता है a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4√3, ठीक है। और सी सी की वैल्यू क्या है -2√3 बाई 2 इंटू ए होता है ना, 2 इंटू, जितना माइंड रीडिंग करोगे क्वेश्चंस को फॉर्मूला यूज करके विदाउट लिखे बिना करोगे तो अच्छा है, आपके याद हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ फिर भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने इधर यूज करा है। तो अभी हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे इधर -5
प्लस माइनस √5 की वैल्यू क्या होती है 25 माइनस, अब देखो माइनस इधर भी है इधर भी है तो ऑपरेट होके प्लस बन जाएगा। और ये क्या है 4 और ये 2, सो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, और ये हो जाएगा √3 √3 और √3 √3 और √3 को हम 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है भाई। √3 और एक √3 मल्टीप्लाई में उसकी वैल्यू 3 होती है ना, तो मैं वही इसको इधर से ये कर देता हूँ इक्वेशन को, ठीक है। तो √3 को मैं 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट। आप इसको सोल्व करिएगा अपनी कॉपी पे कम से कम 1 से 2 बार, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 √3, ठीक है। जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे x की तो ये -5 प्लस माइनस 25 प्लस 32, 3 जा कितने होते हैं 96/8 √3। मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो x की वैल्यू इधर से क्या आएगी -5 प्लस माइनस √ऑफ, ये आप ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा 121/8 √3। 121 किसका स्क्वायर होता है जरा बताइए कोई। हाँ 11 का, राइट। सो अब क्या करोगे, x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में है, ठीक है। तो x की वैल्यू इधर से 2 आएंगी, तो आप दोनों वैल्यू को अलग अलग लेके देखोगे। मैं इधर लिखता हूँ x = -5 प्लस माइनस 11/8 √3। तो दो वैल्यू बनेगी, एक बार आप माइनस लोगे एक बार प्लस लोगे। चलो लेके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इफ पॉजिटिव टेकन, ठीक है। यदि हम पॉजिटिव साइड लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -5 प्लस 11/8 √3। तो इस वैल्यू को हम लिख देंगे 6/8 √3, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, इसको हम कैसे लिख देंगे, पहले कट कर देते हैं, ठीक है। 2 से 2 3 जा 8, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। सो x की वैल्यू आ जाएगी इधर से 3/4 √3। √3 को अभी हमने बोला था, इसको हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो 3 को जब हम लिखेंगे √3 इंटू √3 /4 √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा √3/4, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x की वैल्यू को, ये रफ काम किए बगैर आप इसको अच्छे से एक बार करिएगा, ठीक है। तो इधर से जब आप इसको सोल्व करेंगे x की वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या आएगी √3/4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप एक बार को निगेटिव लेंगे, इफ निगेटिव टेकन, साइन अगर निगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -5 माइनस 11/8 √3। तो इधर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा ना, तो -16/8 √3। तो x को सोल्व करेंगे, 8 2 जा 16 होता है, तो यह जाएगा -2/√3। तो देखो जब आपने x को इस साइन को पॉजिटिव लिया तो इस x की वैल्यू आई √3/4। जब इस साइन में आपने निगेटिव लिया तो x की वैल्यू क्या आई सोल्व करके, x की वैल्यू -√3/4। तो ये दोनों कहलाते हैं इक्वेशन के रूट, ठीक है। सो दिस टू इज नथिंग बट रूट, ये सॉल्यूशन। देखो डिस्क्रिमिनेट रूल से कितना इजी हो गया सॉल्यूशन फाइंड करना। आपने क्या करा, जस्ट इक्वेशन का कंपैरिजन करा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक से, ए बी सी की आपने वैल्यू फाइंड करी, फिर आपने उठा के फॉर्मूले एक्स में पुट कर दिया, एक्स को आपने सिंप्लीफाई करा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पॉजिटिव निगेटिव को अलग अलग लेना है, बस कुछ नहीं करना। एक बार आपने पॉजिटिव साइन ले लिया
पॉजिटिव साइन लेके सोल्व करा, -5 प्लस 11/8√2, तो आपकी एक वैल्यू आई। फिर आपने निगेटिव साइन को लेके फिर से इसको एक्स को सोल्व करा, फिर आपको आपकी एक्स की दूसरी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है, टू है, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एटलीस्ट टू तो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट क्या दो सॉल्यूशन होंगे एक्स की वैल्यूज। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। हमने मेथड के बारे में जाना, व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड एंड हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। और फिर हमने डिटर्मिनेशन मेथड के बारे में जाना कि डिटर्मिनेट मेथड का ओरिजिन कैसे हुआ, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना। और फिर कुछ क्वेश्चंस करे जिनमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई थी, जिसमें रैशनल कोफिशिएंट्स थे। √3 है ना, तो रैशनल कोफिशिएंट्स है। तो उस चीज़ की इक्वेशंस को, इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेट मेथड का यूज़ करा। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और नेचर ऑफ रूट्स को कैसे हम फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिकली उनको देखेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।